नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सीरियस स्टूडेंट के लिए है जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो 9000 वैकेंसी में टेक्नीशियन का जॉब लेना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है। अगर आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की तैयारी करते हैं तो आज आज जो है इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ वॉच अंत तक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, एडुटोरिया की तरफ से एक न्यू बुक लॉन्च हुआ है जो कि रेलवे टेक्नीशियन इन ग्रेड 3 के लिए है। जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है टेक्नीशियन का, जिसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 एग्ज़ाम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 नहीं होगा, एक एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम से आपका मेरिट बनेगा। तो आप लोग जो न्यू पैटर्न है उस पैटर्न पर उस सिलेबस के आधार पर आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। देखिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि सरकार जो है चेंज हो चुका है, लेकिन कभी भी गिर सकता है, तो एग्ज़ाम आपका जो है ज़रूर होगा। क्योंकि सरकार पहले इतना ठोस नहीं है, अब कमज़ोर सरकार है, तो वो एग्ज़ाम लेगा ही। तो आप लोग अभी से ही लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 60 दिन है, यानी 60 दिन ही बचा है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अभी से ही लग जाइए। इसमें टोटल 15 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और बिल्कुल नए जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर दिया गया है। तो आप लोग इस बुक को एक बार ज़रूर सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं पहुंच पाता है तो आप हमारे इस यूट्यूब से जुड़ जाइए, आपको पूरे बुक का सॉल्यूशन हम कराएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस बुक का फुल सॉल्यूशन हो तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। और जितने भी साथी नए हैं, जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं, वो सब लोग चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी हर हर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेहनत जो है वो अधिक लगता है, पैसा लगता है, मेहनत लगता है। और उसके बाद जो है जाके इस वीडियो को हम बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्यूशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा और आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी 90 मिनट मिलेगा न्यू सिलेबस के आधार पर। तो आप लोग इस पैटर्न के आधार पर ही आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। तो आप लोग अभी से ही लग जाइए। हम लोग डेली जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस बुक का मास्टर वीडियो भी 1 से 5 सेट एक ही वीडियो में हम लाने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। देखिए, सेट 1 है और सेट 1 का जो प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चेतन आनंद, अविनाश अवस्थी, अरविंद पनघटिया या अमिताभ कांत। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से फटाफट दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनघटिया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों, ये अरविंद पनघटिया कौन है? तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो है, ये अरविंद पनघटिया है। यानी नीति आयोग का ये पूर्व जो उपाध्यक्ष बने थे, पहले बने थे, अब इसे बनाया गया है वित्त आयोग का चेयरमैन। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अरविंद पनघटिया जो है ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी बना हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यानी 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और इस साल 2023 का किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इस दोनों को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है और ये दोनों खिलाड़ी है बैडमिंटन का। ये दोनों खिलाड़ी है बैडमिंटन का, जिसे 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों करेक्ट है। अगर आपसे पूछे 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो ये शरत कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यानी 2024 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा, कौन सा देश अध्यक्षता करेगा? यानी भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील। तो इसका एक जो शॉर्ट नाम हम लोग याद रखते हैं ट्रिक से, चलिए IBBA, ये दोस्तों इसका शॉर्ट नाम है। यानी इंडोनेशिया 2022 में किया था, 2023 में अपना देश भारत किया था, 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2024 में ब्राज़ील करेगा, और अफ्रीका जो है 2025 में करेगा, अफ्रीका 25 में करेगा। यानी IBBA 22 में दोस्तों ये इंडोनेशिया किया था, 23 में भारत किया है, यानी 20 से भारत, और 24 में ब्राज़ील करेगा, और यानी ए से अफ्रीका, यानी 25 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो आप लोग इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखिएगा, IBBA। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 2023-24 पूछा है, तो ये 24 हो जाएगा ब्राज़ील, यानी IBBA ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चलिए, नहीं 180 देश में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है ये 93, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 93। जबकि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क का, प्रथम स्थान डेनमार्क का प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार में, और अपना देश जो भारत है ये 93वें स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान पूछे तो दक्षिण सोमालिया हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को वन्यजीव पर्यटन के लिए अभ्यारण्य एशिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी किस राज्य को वन्यजीव पर्यटन के लिए अभ्यारण्य एशिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य एशिया पुरस्कार दिया गया है ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वन्य जीव के दृष्टिकोण से एक संपन्न राज्य है। यहाँ पे 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 785 टाइगर है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर है, यानी 785 टाइगर है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और 2022-23 से इसे चीता स्टेट भी कहते हैं, यानी जो नामीबिया से चीता लाया गया था, ये कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में जो इस चीते को रिलीज किया गया था। अब चीता स्टेट अगर पूछे आपसे कि चीता स्टेट यानी चीता राज्य किसे घोषित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल इनमें से किससे संबंधित है? ये सभी किससे संबंधित है? हाँ, गुप्त काल का है, और मौर्य काल का किस काल का है? तो भुक्ति, भोग, विषय, विधि, मंडल ये सभी जो है ये गुप्त काल का प्रशासनिक विभाजन था, यानी गुप्त काल का एक प्रशासनिक विभाजन था। और अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई किसे कहते थे, तो सबसे छोटी प्रशासनिक जो इकाई था वो गांव था। और गुप्त काल को ही भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी कला और संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को ही कहते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। कहा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, यहाँ पे संवैधानिक के स्थान पर अगर कार्यकारी रहे, सिर्फ एक अंतर है, तो कार्यकारी, यानी संवैधानिक स्थान पर अगर कार्यकारी रहे तो इसका आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो संवैधानिक पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, और कार्यकारी पूछे तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। पूछा है संवैधानिक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर पूछे कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये कौन सा अधिकार है? यानी भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये कौन सी अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ये मौलिक कर्तव्य है, यानी संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना एक मौलिक कर्तव्य है।
और ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति के द्वारा? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य? तो ये मौलिक कर्तव्य 51 के क में है, 51 का क में है। और ये किस देश से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया था, यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? यानी सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र पूछा है तो ये हो जाएगा कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और ये सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र है क्योंकि यहाँ पे 2000 प्लस जो है मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। तो ये सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML का आविष्कार किसने किया? देखिए HTML है तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और इसका आविष्कार पूछा है तो 1990 में, यानी HTML का 1990 में आविष्कार की खोज किसने किया था? तो ये टिम बर्नर्स ली ने 1990 में HTML का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि WW का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, WW का आविष्कार कब हुआ, तो ये 1989 में, नहीं 1 साल पहले हुआ था। और इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज टिम बर्नर्स-ली ने, यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली ने किया था, यानी WW का खोज। उसके बाद 1 साल बाद जो है HTML का खोज भी किया था। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी पहले WW का आविष्कार किया था 1989 में, उसके अगले साल 1990 में यानी HTML का खोज किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो इस दोनों क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा। माओत्से पर्व जो है भारत किस राज्य में मनाया जाता है? माओत्से जो पर्व है ये भारत किस राज्य में मनाया जाता है? असम है, सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो पर्व है ये नागालैंड में मनाया जाता है, यानी नागालैंड का ये पर्व है। नागालैंड में एक और पर्व मनाया जाता है हॉर्नबिल, यानी हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल ये भी नागालैंड का ही पर्व है। तो इस दोनों पर्व को आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता जो कि यानी इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? यानी जो 1860 में भारतीय दंड संहिता पारित हुआ था, अधिनियमित हुआ था, उसके अध्यक्षता किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने किया था। और लॉर्ड मैकाले को ही अंग्रेजी भाषा का जन्मदाता भारत में माना जाता है, यानी इसी ने अंग्रेजी भाषा को लाया था, यानी कार्यकारी भाषा बनाया था लॉर्ड मैकाले ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, शिवाजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को पहचानिए, यानी कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए इसका प्रथम देखते हैं कि वाकियानबीस जो पद था ये किस विभाग का पद था? तो दोस्तों ये जो पद था ये खुफिया विभाग का, यानी ये खुफिया विभाग का पद था, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, खुफिया विभाग था। सुमंत जो था ये था विदेश विभाग, यानी ये विदेश का कार्यभार देखता था। सुमंत जो था ये विदेश का कार्यभार संभालता था। और ये सचिव जो था, सचिव का काम था पत्र वाला सारे काम देखना, यानी पत्राचार करना। और ये अमात जो है ये बिल्कुल सही है, अमात का काम था महालेखाकार, यानी अमात का काम था महालेखाकार करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जबकि ABC रॉन्ग है, यानी वाकियानबीस जो कि खुफिया विभाग थे। सुमंत जो थे ये विदेश रख रखाव देखते थे। सचिव जो थे ये पत्राचार का कार्य करते थे, जो कि डी ऑप्शन अमात्य है, ये महालेखाकार का काम करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक आग्नेय सेल नहीं है, यानी कौन एक आग्नेय सेल नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, ग्रेबो ये भी आग्नेय सेल है, बेसाल्ट ये भी आग्नेय सेल है। जबकि जो बलुआ पत्थर है जिसका रूपांतरित है वो क्वार्टजाइट होता है, ये अवसादी चट्टान है, यानी बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आग्नेय सेल नहीं है, ये अवसादी सेल है, अवसादी सेल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए
अरावली पर्वत जो है पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी अरावली पर्वत जो कि विश्व का सबसे पुरानी वलित पर्वत है, यानी सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात से होकर गुजरती है। उसके बाद राजस्थान से होकर भी गुजरती है, हरियाणा से होकर भी गुजरती है, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि महाराष्ट्र से होकर ये नहीं गुजरती है। और ये सबसे पुरानी वलित पर्वत है। भारत में जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर की, यानी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 यानी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जो चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत का, जिसकी ऊंचाई 1722 है। चलिए, किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है? यानी पार्श्व प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्श्व प्रतिबिंब पूछा है तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व बनता है, जबकि समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना को क्या कहते हैं? तो एक पथ से दूसरे पथ में जाना और दूसरे पथ से फिर पहले पथ में आना, ये कौन सी घटना कहलाती है? तो ये अपवर्तन की घटना कहलाती है। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना, ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करने वाले घटक को क्या कहते हैं? यानी बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध अगर प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब प्रतिरोध मतलब रुकावट। तो रुकावट बिजली को कौन पैदा करता है? सुचालक, तो ये नहीं पैदा करता है। अतिचालक, ये भी नहीं करता है, यानी कुचालक पैदा करता है। यानी उच्च प्रतिरोध ये कुचालक पैदा करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, संपर्क बल मतलब जो हम लोग यूज करते हैं उसे संपर्क बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल ये संपर्क बल नहीं है, विद्युत बल भी संपर्क बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये पेशीय बल जो है ये संपर्क बल है। संपर्क बल का और कुछ उदाहरण जैसे घर्षण बल हो गया, तनाव बल हम लोग खींचते हैं, तनाव बल हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सब संपर्क बल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पेशीय बल जो है एक प्रकार का संपर्क बल है। जड़त्व किसके समानुपाती होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं जड़त्व जो है ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम है, यानी द्रव्यमान का नियम जड़त्व का नियम प्रथम नियम है। तो ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चलिए, स्टेपलर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेपलर जो है ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो स्टेपलर जो है ये तृतीय श्रेणी का जो है उत्तोलक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? यानी आदर्श जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य, अनंत, उच्च, निम्न। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। जबकि ये जो वोल्ट मीटर है ये समांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है। और आमीटर है, यानी आमीटर है तो ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आप इस दोनों क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सम्मिलित कीजिए, कौन सा सम्मिलित गलत है? चलिए, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि ज्योति फ्लक्स, इसका ऐसा मतलब ल्यूमेन है, तो ये बिल्कुल सही है। घन कोण जो है इसका ऐसा मात्रक स्टेरेडियन है, तो ये भी सही है। ऊष्मा जो है इसका ऐसा मात्रक कैलोरी है, तो ये भी सही है। तापमान का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दोस्तों ये दाब का मात्रक है ना कि तापमान का। तो तापमान का ऐसा मात्रक सेल्सियस होता है, यानी यहाँ पे सेल्सियस होना चाहिए ना कि पास्कल। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। चलिए, नेबुलर परिकल्पना अनुसार आकाशगंगा कैसी है? यानी नेबुलर परिकल्पना अनुसार आकाशगंगा कैसी बनी है? तो आकाशगंगा जो बना है दोस्तों ये किस प्रकार बना है? तो ये धूलकणों से बना है, यानी हाइड्रोजन का संचयन से बना है। हाइड्रोजन का
सनचैन से बना है आकाशगंगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? यानी विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे भी प्रतिरोध यानी आर बराबर प्रतिरोध बराबर होता है वी बटे आई यानी वोल्ट बटे एम्पियर होता है, तो ये जूल का नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जूल का नियम। नेक्स्ट है कि कौन सा घोल जो है बिजली का चालक नहीं है, यानी कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो कि HCl, ये बिजली का चालक है, तो ये बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बिजली का चालक है, जबकि ग्लूकोज जो घोल है ये बिजली का चालक नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है गलत है। चलिए, कह रहे कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक मतलब जो एक बार यूज करने के बाद आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो लोहे का चुंबकीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मक्खन का खट्टा अगर एक बार खट्टा हो गया तो आप उसे फिर से शुद्ध नहीं कर सकते हैं, तो ये बी जो है ऑप्शन है ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार बताइए। यहाँ पे द्रव्यमान देखिए, यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, तो H2O होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, सॉरी 2 होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 16 होता है। तो यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 1:8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 1:8। 1:8 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। अगर आयतन पूछे तो H2O इसका फॉर्मूला होता है, तो 2:1 होता है, यानी आयतन 2:1 हो जाएगा और द्रव्यमान 1:8 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डाल्टन ने पदार्थ के मूलभूत सिद्धांत दिया था। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और रासायनिक विज्ञान का जनक जो है लेबेजियर को कहते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान का पिता लेबेजियर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। जिसे H2O, ये दोस्तों क्या है? तो इसमें 2 परमाणुकता है, यानी एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और सोडियम इसमें सिर्फ एक परमाणुकता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इस परमाणुकता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन एक उपधातु नहीं है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन एक उपधातु नहीं है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सेलेनियम जो है एक उपधातु नहीं है, ये जो है अधातु है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 34 होता है, यानी सेलेनियम का परमाणु संख्या 34 होता है, जो कि एक अधातु है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? यानी वाष्पीकरण की दर को कम करता है कौन सा कारक? तो ये दोस्तों नमी जो है ये वाष्पीकरण की दर को कम करता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट है कि विलय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कह रहा है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का प्लस सल्फर है, तो सल्फर का द्रव्यमान जो दोस्तों यानी परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32 होता है, तो 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों यानी 16 होता है, तो 16 चौको 64, यानी 4 गो है, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, यानी 2 + 32 + 64, 4 × 2 = 6, 2 = 8, 6 × 3 = 9, यानी 98 हो जाएगा, यानी 98 आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु की जो नाभिक है उसमें क्या होता है? तो उसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जो है 0 रहता है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए,
किस तत्व में उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किस तत्व में उसके बाहरी कोश यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम अनुसार गैस की मात्रा निम्न से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल के नियम के अनुसार। तो भी व्युत्क्रमानुपाती 1/p होता है, यानी ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बॉयल का नियम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सीसा एवं टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहेंगे दोस्तों। तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, यानी तांबा यानी कॉपर और जस्ता जिंक का मिश्रण है। उसके बाद दोस्तों सोल्डर यानी सोल्डर जो है टीन और सीसा यानी SN+Pb, यानी सीसा और टीन का मिश्रण है सोल्डर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि कांस जो है यानी कांसा ये कॉपर और टीन का मिश्रण है, कॉपर और SN यानी टीन का मिश्रण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दोस्तों किस शाखा के अंतर्गत का किया जाएगा। तो ये यानी एडफोलॉजी यानी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो मृदा विज्ञान के एडफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो है गलत है। प्रथम है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एस्टिक अम्ल का विघटन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एस्टिक ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी पायरुविक अम्ल का विघटन होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पायरुविक अम्ल का विघटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। यानी प्रोटोप्लाज्मा जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये पुरकिंजे यानी पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। कब। तो पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। रंगहीन लवक को कहा जाता है, यानी रंगहीन लवक को क्या कहते हैं। तो रंगहीन लवक को दोस्तों ये यानी ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं, रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो ये रेजिन और गोंद उत्पादकों को संग्रहित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, यानी किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये पेरेन्काइमा में पतली कोशिका की भित्ति के अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। जहाँ पर पतली कोशिकाएं रहे उसका आंसर यानी पेरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, यानी किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये पेप्सिन हो जाएगा, यानी पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संकरण डैश विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। तो ये यानी 2 विभिन्न संकरण वाले विशेषताओं वाले 2 पौधों का संकरण होता है। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलील, ये जो एलील है दोस्तों ये क्या है। तो एलील क्या है। तो ये जो एलील है दोस्तों ये जीनों का वैकल्पिक रूप है, यानी ये जीनों को यानी अलग अलग लक्षण इसमें रहता है। तो ये जीन का वैकल्पिक रूप हो जाएगा, यानी इसमें जीन का अलग अलग लक्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। किस जीव में लिंग का जो निर्धारण है वो आनुवांशिकी रूप से नहीं होता है।
जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा घोंघा। घोंघा में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, जबकि सर्प, सैल्मन, शार्क में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है, लेकिन घोंघा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है? यानी पाचन तंत्र का वो कौन सा अंग है जिसकी आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप होता है? इसका आंसर भी आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो ये आमाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी साइंस का। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? यानी कौन सा कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अम्ल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अम्ल बनता है। दोस्तों अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग दोनों का सलूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें जो इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है वो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि और वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाएं और अच्छा लगे। ताकि यानी सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक हर वीडियो बनाने में बुक लाना पड़ता है मार्केट से, उसके बाद पीडीएफ बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर बुक को पढ़ना पड़ता है और फिर वीडियो बनता है और फिर अपलोड होता है। यानी बहुत सारे के कार्य के बाद जो है एक वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।